नमस्कार। अब हम हिंदी में सेशन प्रारंभ करते हैं। क्या मेरी आवाज आ रही है ठीक से? सो डियर फ्रेंड्स, आज से हम एक नया सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्कल्प एक्यूपंक्चर। हमारे शरीर में इतने सारे एक्यूपंक्चर होने की संभावना है, जैसे कि सुजोग एक्यूपंक्चर जो हाथों में करते हैं, फीट एक्यूपंक्चर जो पैरों में करते हैं, बॉडी एक्यूपंक्चर जो सारे शरीर में करते हैं, फेशियल एक्यूपंक्चर जो फेस पर करते हैं, ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर जो सिर्फ कानों में ही किया जाता है। तो आखिरकार स्कल्प एक्यूपंक्चर में ऐसा क्या है जो औरों से ज्यादा अच्छा है, ज्यादा विशेष है? स्कल्प एक्यूपंक्चर की जो सबसे बड़ी खासियत है कि जितनी भी प्रकार की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उसके लिए ये सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है। हमारा ब्रेन यहीं पर है और स्कल्प इसके एकदम नजदीक है। तो जब भी स्कल्प पर कोई ट्रीटमेंट दिया जाता है तो ये सबसे ज्यादा गुणकारी है उन लोगों के लिए जिनको कोई भी पेन या पैरालिसिस की तकलीफ है, क्योंकि पेन को भी हमारा ब्रेन महसूस करता है और पैरालिसिस में तो ब्रेन ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। तो हम इस स्कल्प एक्यूपंक्चर के कोर्स में मुख्य रूप से जानेंगे कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक किया जाए। और इस कोर्स के दौरान हमारा लक्ष्य है कि हम YNSA यानी यामामोटो न्यू स्कल्प एक्यूपंक्चर के बारे में समझें और डॉक्टर जू के बारे में समझें। इन दो स्कल्प एक्यूपंक्चर के बारे में विस्तृत अध्ययन करना ये हमारा लक्ष्य है इस कोर्स के दौरान। हमारा प्रत्येक सेशन 30 से 40 मिनट का होगा और अगर हमारे जितने भी इनरोल पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें हिंदी ज्यादा समझ में आती है तो हम हिंदी में सेशन करेंगे, ठीक है? तो अभी हमारा 3 दिन तक तो कोर्स सभी के लिए ओपन है। आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। यामामोटो न्यू स्कल्प एक्यूपंक्चर और इसे शॉर्ट में हम कहते हैं YNSA। तो इस शब्द का आविष्कार कैसे हुआ? यामामोटो एक जापानी साइंटिस्ट का नाम है। उनके हॉस्पिटल का नाम भी है यामामोटो हॉस्पिटल। उन्होंने इस सिस्टम की खोज की थी और उनके नाम के आधार पर ही इस सिस्टम का नाम स्कल्प एक्यूपंक्चर दिया गया। और दूसरा है डॉक्टर जू। स्कल्प एक्यूपंक्चर, डॉक्टर जू भी एक साइंटिस्ट हैं, एक्यूपंक्चर साइंटिस्ट हैं, जो मुख्य रूप से बहुत वर्षों से पैरालिसिस और न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। उस सिस्टम को भी हम इस कोर्स के दौरान सीखेंगे और ये कोर्स में हम थियोटिकल के साथ साथ पूरा डेमो और प्रैक्टिकल्स के बारे में भी पूरा डिस्कशन करेंगे। प्रैक्टिकल डेमो दिखाएंगे आपको कैसे ट्रीटमेंट देते हैं। अब चाहे निडल लगा के ट्रीटमेंट हो, चाहे आप एक्यूप्रेशर या रिफ्लेक्सोलॉजी करके ट्रीटमेंट दो, ट्रीटमेंट कैसे देना है वो पूरा मेथड आपको डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यामामोटो स्कल्प एक्यूपंक्चर की। यामामोटो स्कल्प एक्यूपंक्चर की खोज एक जापानी फिजिशियन ने की है और इनका नाम है डॉक्टर टोशिकाचु यामामोटो। इस सिस्टम को 1973 में पब्लिश किया गया था और ये सिस्टम TCM से काफी अलग है। अगर हम TCM की बात करते हैं तो TCM के अनुसार हमारे ब्रेन में ऐसे कई एरियाज होते हैं, ऐसे ऐसे एरियाज होते हैं, जैसे एक सेंसरी एरिया होता है जो पेन को ठीक करता है, एक पैरालिसिस एरिया होता है जो पैरालिसिस को ठीक करता है। ऐसे ऐसे एरियाज पाए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल एरियाज। लेकिन जब हम यामामोटो स्कल्प एक्यूपंक्चर की बात करते हैं तो यामामोटो स्कल्प एक्यूपंक्चर एंटायरली डिफरेंट साइंस, एकदम अलग, और इसका बेस एंटायरली डिफरेंट।
तो इसमें डॉक्टर ने क्या हमें बताया है वो हम समझेंगे। तो पहली बात तो इस सिस्टम का नाम बायएनएसी इनके नाम के आधार पर रखा गया और ये थेरेपी बहुत ही इफेक्टिव है न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस के लिए, बहुत ही प्रभावकारी है और पेन कंट्रोल के लिए। इस सिस्टम के दौरान, इस कोर्स के दौरान हम कई प्रकार की डायग्नोसिस सीखने वाले हैं। जैसे कोई व्यक्ति कभी नाड़ी परीक्षा के लिए आए या पल्स डायग्नोसिस के लिए आए तो कभी कभी बड़ा कठिन होता है, क्योंकि नाड़ी को समझना और फिर उसको आत्मसात करना और उतनी सजगता, अवेयरनेस डेवलप करने में काफी समय लगता है। सीखने के बाद भी आपको काफी प्रैक्टिस करनी होती है, तब सही प्रिडिक्शन होता है। लेकिन इस सिस्टम में, इस यामामोटो स्कल्प एक्यूपंक्चर में डॉक्टर यामामोटो ने कई सारी डायग्नोसिस बताई हैं, जैसे कि एब्डोमिनल डायग्नोसिस, चेस्ट डायग्नोसिस, एल्बो नेक हॉकू डायग्नोसिस, जिसके माध्यम से हम क्विकली चीजों को डायग्नोसिस कर सकते हैं। आप 15 मिनट के अंदर एब्डोमिनल डायग्नोसिस सीख जाएंगे और डायग्नोसिस के रिजल्ट्स बहुत ही एक्यूरेट हैं, बहुत ही एक्यूरेट। एक बार आपकी डायग्नोसिस हो गई तो आधा ट्रीटमेंट तो वहीं खत्म हो जाता है, फिर आपको उसे ठीक करना है। तो हम भिन्न भिन्न प्रकार की डायग्नोसिस कोर्स में सीखने वाले हैं। ये सिस्टम बड़ा ही कन्वीनियंट है। जैसे हमारे क्लिनिक में महिलाएं भी आती हैं, तो अब आप टीसीएम करो तो टीसीएम में क्या होता है कि कपड़े इधर उधर करने होते हैं, लेकिन स्कल्प में ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे के सारे पॉइंट सिर में लगाने हैं। तो बहुत ही कन्वीनियंट है फीमेल्स के लिए भी। और रही बात दर्द की, तो कोई दर्द होता नहीं है, क्योंकि निडल बहुत ही माइक्रो होती है और हमेशा निडल लगाई जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है। हम बिना निडल के ट्रीटमेंट देते हैं, हम ग्वाशा करके, रिफ्लेक्सोलॉजी करके और एक्यूप्रेशर करके ट्रीटमेंट देते हैं, जो बिल्कुल पेनलेस होता है। इस कोर्स में हम समझेंगे बेसिक पॉइंट्स, सेंसरी पॉइंट्स और ब्रेन पॉइंट। इसके अलावा और भी कुछ समझा जाएगा जिन्हें हम कहते हैं इप्सिलॉन पॉइंट। तो बेसिक पॉइंट मुख्य रूप से मसल की और स्केलेटल की बीमारियों को ठीक करते हैं। मसल पेन हो जाए कहीं भी, या मसल खिंच जाए, दर्द हो जाए और हड्डियों की कोई भी तकलीफ हो जाए, स्केलेटल सिस्टम की कोई भी तकलीफ हो जाए, जैसे कि घुटने की, कमर की, हमारे लंबर वर्टिब्रास की, गर्दन के वर्टिब्रास की, जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, कमर में होने वाला लंबर स्पॉन्डिलोसिस, यानी बोन की, जॉइंट की, मसल की कोई भी दर्द वाली प्रॉब्लम है, हम बेसिक पॉइंट की मदद से ठीक कर सकते हैं, हम जिनका अध्ययन करेंगे। फिर सेंसरी पॉइंट की बात आती है। सेंसरी पॉइंट यानी आंख सेंसेस हैं, कान से हम सुनते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, मुंह से हम स्वाद लेते हैं, जितने भी सेंसरी ऑर्गन है इनका सफलतापूर्वक हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे सेंसरी पॉइंट के माध्यम से। और ब्रेन पॉइंट तो गजब के हैं, ब्रेन पॉइंट के माध्यम से हम सेंट्रल लेवल का ट्रीटमेंट कर पाएंगे और बीमारी को एकदम डीपर लेवल तक ठीक कर सकेंगे। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट हैं जिन्हें हम इप्सिलॉन पॉइंट कहते हैं, जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और इनके माध्यम से हम बीमारी को रूट से मिटा पाएंगे। रिजल्ट बहुत जल्दी पैदा होते हैं, बहुत ही क्विकली पैदा होते हैं और कोई दर्द भी नहीं होता, इसीलिए सिस्टम काफी महत्वपूर्ण है। और मुख्य रूप से जब हम पैरालिसिस की बात करें, फेशियल पैरालिसिस की बात करें या किसी भी तरह की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात करें, उन सभी बीमारियों में यह सिस्टम बहुत ही कारगर है। अब हम बात करते हैं स्कल्प की। तो सबसे पहले स्कल्प शब्द का बना कैसे स्कल्प शब्द? स्कल्प शब्द में 5 अक्षर हैं, 1 2 3 4 और 5। तो सबसे पहले हम एस की बात करते हैं। एस का मतलब है स्किन। स्किन का मतलब है हमारे स्कल्प की सबसे बाहर की लेयर, स्किन, जिसे हम स्किन कहते हैं। स्किन के नीचे जाओगे तो आपको फैट की कनेक्टिव टिश्यू की लेयर मिलेगी। तो स्किन के जैसे नीचे गए तो आपको फैट की लेयर मिलेगी, जिसे कहते हैं फाइब्रोफैटी लेयर, कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू के नाम से सी ले लिया गया, सी, कनेक्टिव टिश्यू का पहला अक्षर सी ले लिया गया। अब हम और अंदर गए स्कल्प में तो अब मिलेगी एक हार्ड और टफ लेयर, एकदम कड़क टफ लेयर, जिसे एपोन्यूरोसिस कहते हैं। ये काफी टफ होती है और इसके इस एपोन्यूरोसिस से ए ले लिया गया। एपोन्यूरोसिस
कहते हैं कि ये बहुत ही टफ लेयर होती है और थिक फाइबर्स टिश्यू से बनती है। और उसके और अंदर गए तो फिर से लूज टिश्यू मिलेगा, तो लूज टिश्यू से एल ले लिया, एल, और लास्ट में मिलेगी हड्डी। हड्डी को भेदना कठिन है, आप कितनी भी निडल लगा लो, कितना भी तेज दबा लो, आप हड्डी के पार नहीं जा सकते, क्योंकि इस हड्डी के पार ब्रेन है और ब्रेन इतने कड़क सुरक्षा कवच से बना हुआ है कि आप ब्रेन तक पहुंच नहीं सकते। तो हमारे स्कल स्कल का अर्थ है ब्रेन को सुरक्षा देने वाली 5 लेयरिंग। सबसे बाहरी एस, फिर सी, फिर ए, फिर एल और फिर पी। तो अगर आप मेरे स्कल को देखें तो सबसे बाहर आप देख रहे होंगे ये तो स्किन है। अगर स्किन के नीचे जाते हैं तो फैटी लेयर मिलती है जिसे फाइब्रो फैटी लेयर कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू की फाइब्रो फैटी लेयर। फिर और अंदर जाते हैं तो कड़क लेयर मिलती है जिसे एपोन्यूरोसिस कहते हैं। फिर अंदर गए तो फिर लूज टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, और लास्ट में हड्डी, कड़क हड्डी। अगर मैं ऐसे चमड़ी को घुमाऊं तो आप देख रहे हैं चमड़ी पूरी घूम रही है। ये क्यों घूम रही है? क्योंकि लूज टिश्यू के कारण, लूज कनेक्टिव टिश्यू के कारण चमड़ी घूम रही है। अगर लूज ना होता तो नहीं घूमती। तो ये 5 लेयर से बना है। सबसे बाहर स्किन, और सबसे अंदर हड्डी जिसे कहते हैं पेरिओस्टियम, और बीच में 3 लेयर। तो सबसे बाहर स्किन, फिर कनेक्टिव टिश्यू, फिर कड़क लेयर एपोन्यूरोसिस, फिर से लूज कनेक्टिव टिश्यू, और लास्ट में है पेरिओस्टियम। इन 5 अक्षरों से, यानी स्किन का एस, कनेक्टिव टिश्यू का सी, एपोन्यूरोसिस यानी कड़क लेयर का ए, फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू का एल, और हड्डी यानी पेरिओस्टियम का पी, इन 5 अक्षरों को मिला दिया तो बन गया स्कल्प। तो स्कल्प शब्द की उत्पत्ति इन 5 अक्षरों से हुई है। देखिए, स्कल्प, SCALP। अब हम बात करते हैं कि हमारे सिर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो सिर की हड्डियों को जानने के लिए एक बार चलिए पूरे शरीर की हड्डियों का सर्वे कर लेते हैं। कहीं भी पहुंचने के पहले थोड़ा सा हमें और भी कुछ पता हो तो अच्छी बात है। तो बताइए कि हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? आपके शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं, बताइए। कौन बताएगा? अच्छा बताइए, कुत्ते के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? कुत्ते के शरीर में, डॉग के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 319 से लेके 321, है ना। जितनी लंबी पूंछ उतनी ज्यादा हड्डियां, है ना। पूंछ में भी हड्डियां होती हैं, ध्यान रखना। तो कुत्ते में ज्यादा हड्डी होती है, हम में कम होती है, 206 होती है। अब अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो हमारे अंदर कितनी हड्डियां? 206। 206। तो पूरी हड्डियों को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 2 पार्ट में, 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे? एक तो सेंट्रल का पार्ट और एक आसपास लटका हुआ पार्ट, 2 हाथ 2 पैर। तो पूरी हड्डियों को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सेंट्रल का पार्ट और एक आसपास लटका हुआ। तो अगर हम सेंट्रल, इनको बहुत ही सुंदर नाम दिए गए हैं, उन नाम के बारे में आपको बता देता हूं। तो सेंट्रल का पार्ट तो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अंदर ब्रेन है, इसके अंदर हमारा हार्ट है, बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसमें 80 हड्डियां होती हैं, और जो आसपास लटकी रहती हैं ये 126 हड्डियां होती हैं टोटल। तो जो सेंट्रल के पार्ट को हम बोलते हैं एक्सियल। एक्सियल एक्सियल मतलब जो मेन एक्सिस बनाता है, एक्सियल, स्केलेटल। और जो आसपास लटका रहता है उसे कहते हैं एपेंडिकुलर, स्केलेटल। तो इस प्रकार से 126 और 80 हो जाती हैं 206। तो चलिए पहले एक बार एपेंडिकुलर की बात करेंगे। तो अगर हम एपेंडिकुलर की बात करें तो हमारे हाथों में 30 हड्डियां,
एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में भी 30, एक पैर में 30 और दूसरे पैर में भी 30, तो हो गई 120 हड्डियां। ठीक है जी, चलिए इनको गिनते हैं। तो अगर हाथों की बात करो तो ये तो हो गई एक ह्यूमरस, फिर दो हो गई नीचे के हाथ में, रेडियस और अल्ना। कलाई में होती हैं 8 हड्डियां, कि कलाई मात्र में कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं भाई, इतनी सी कलाई में। और ये छोटे छोटे जो फेलेंजेज हैं, ये होती हैं 14। तो 14 और 8 और ऊपर हो गई, तो टोटल जोड़िए कितनी हो गई? अगर सारे जोड़ दें तो एक, तो यहाँ हुई, दो यहाँ हुई, कलाई में हुई 8 और उंगली में हो गई 14, तो गिनिए कितनी हो गई टोटल? कितनी हो रही है? कुछ कम पड़ गई क्या? तो 30 हड्डियां कहाँ, 30 हड्डियां कैसे होंगी? 30 हड्डियां ऐसे होंगी, मैं अपने हाथ में गिना देता हूं, अब डायग्राम से समझ में नहीं आया। कोई बताएगा कि 5 हड्डी कहाँ गई? कोई बता दे तो मजा आ जाए कि 5 हड्डियां मिस कहाँ होंगी। एनीवन? चलिए, बता दिया, किसी ने बता दिया। ये एक, यहां पर 2, यहां पर 8, फिर ये 5, 1 मेटाकार्पल बोन, 2, 3, 4 एंड 5, और फिर 14। तो कुल कितनी हड्डियां हो गई बताइए? कुल कितनी हड्डियां हुई? 1, 2, 3 और 8, 5 यहां, 14 इधर, हो गई 30 हड्डियां। तो एक हाथ में 30 हड्डियां, तो दो हाथ में कितनी हुई? एक, दो हाथ में 60। चलिए पैरों की बात करें, पैर की बात करें, ठीक है। अगर पैरों को देखोगे, तो ये तो एक हड्डी है पैर में, इसे कहते हैं फीमर, फीमर बोन। और दो हड्डियां हैं ये नीचे के पैर में, दो हड्डियां यहां पर है। एंकल जॉइंट में है 7 हड्डियां, कलाई में तो 8 थी लेकिन एंकल में 7 रह गई, एक हड्डी गायब हो गई एंकल से। फिर ये 5 मेटाटार्सल बोन, और ये 14, कितनी हुई टोटल बताइए? एक, दो यहां, 7 हड्डियां एंकल में, 5 मेटाटार्सल, और 14 पैरों में, कितनी हुई बताइए? एक कहां चली गई, कौन बताएगा? एक कहां गई? एक मिस हो गई, कौन बताएगा? एक कहां गई? 30 हड्डियां होना चाहिए, कौन बताएगा? जल्दी बताइए। घुटने की पटेला बोन, कहां जोड़ोगे? घुटने में एक्स्ट्रा होती है भैया पटेला, घुटने का कैप होता है कि नहीं होता? 30 हड्डियां पैर की। तो कुल मिला के एक पैर में 30, तो दो पैर में कितनी हो गई? दो पैर में हो गई 60। तो दो हाथ और दो पैर को मिला के कितनी हुई? 120, 120 हड्डियां। चलिए 120 तक तो पहुंच गए। अब दो कॉलर बोन, एक कॉलर बोन इधर की, एक कॉलर बोन इधर की, दो ये स्कैपुला, एक राइट साइड की स्कैपुला, एक लेफ्ट साइड की स्कैपुला, और दो हिप बोन, एक राइट साइड की हिप बोन, ये राइट साइड की पूरी हिप बोन, इसको एक ही गिनते हैं, और एक लेफ्ट साइड की हिप बोन, ये दूसरी हो गई, तो दो हिप बोन,
दो कॉलर बोन, ये दो कॉलर बोन, और दो हुई स्कैपुला। तो कितनी हो गई और गिनिए जरा। 2 + 2 + 2 कितनी हुई? 6। 6 में जोड़ा 120, तो हो गए 126। तो 126 हड्डियां होती हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन में। अब बात करते हैं हम सेंट्रल की। सेंट्रल को बोलते हैं एक्सियल। तो सबसे पहले तो रीढ़ की हड्डी, स्पाइन, रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी में गर्दन में 7, पीठ में 12, कमर में 5, और ये सैक्रम की 5 मिलके एक बन जाती है, और ये टेलबोन की भी चारों मिलके एक बन जाती है। तो हमारी रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी बोन हुई? काउंट करिए। टोटल बोन कितनी हुई रीढ़ की हड्डी? 26। 26 इज द राइट आंसर। 26। तो 26 बोन तो हमारी रीढ़ की हड्डी में हो गई। अब हम बात करते हैं पसलियों की। पसलियां, ये देखिए पसलियां, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद 8 9 10, 12 पसली होती है। दो कहां चली गई? कोई बताएगा कि दो कहां गई? क्योंकि हमने तो सुना था कि 12 पसली होती है, तो गिन रहे तो 10 ही निकल रही हैं। दो हवा में लटकी रहती है, देखिए लटकी है पीछे, 11 और 12, इसे कहते हैं फ्लोटिंग रिंग। तो 12 एक साइड में, 12 दूसरी साइड में, तो टोटल कितनी पसलियां, कितनी रिप्स हो गई? 12 + 12 हो गई 24। 24 रिप्स हो। तो रिब और स्पाइन मिला के कितनी हुई? स्पाइन, ये बोन हुई स्पाइन की, कुल हो गई 50। और एक बीच की ये स्टर्नम नाम की हड्डी, स्टर्नम इसे कहते हैं स्टर्नम, तो हो गई 51। तो 51 हड्डियां तो इधर हो गई, और बची 29 हड्डियां मिलेंगी आपको ऊपर। ये पूरे ऊपर के पार्ट में 29 हड्डियां मिलेंगी। तो इस पार्ट में 29 हड्डियां होती हैं। अब चलिए इन 29 हड्डियों की बात करते हैं। तो अगर हम 29 हड्डियां देखें, अभी हमने नीचे देखी 51, और इसमें मिला दी 29, तो हो जाएंगे टोटल 80। 80 बोन होती हैं हमारे एक्जियल स्केलेटल में। अब जरा खोपड़ी की बात करते हैं। ये खोपड़ी है, ये पूरा सिर है। तो चेहरे पर होती हैं 14 हड्डियां। चेहरे पर हमने बोला था 14वीं का चांद, तो 14वीं के चांद से 14 हड्डियां चेहरे। और एक कान में 3 हड्डी, दूसरे कान में 3 हड्डी, तो कान में हो गई 6। और गले में एक हड्डी होती है जिसे कहते हैं हायोड बोन, गले में एक, गले में महसूस करिए एक हड्डी है यहाँ। तो कितनी हुई बताइए, गिनिए जरा। 14 और 6 और 1, 21। तो हमारी खोपड़ी में 8 हड्डियां बची। इन 8 हड्डियों को जानना मुख्य है हमारे। अब हम बात करेंगे इन 8 हड्डियों की। इन 8 हड्डियों को हम कहते हैं क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोन, ये होती है 8। तो चेहरे में हो गई 14, कान में 1 और 2 कान में 3 + 3 यानी 6, दोनों कान में। गले में हो गई 1, तो ये हो गई 14 6 21 सब मिला के।
8 हड्डियां ये यहाँ मिलेंगी क्रेनियम में, तो पूरे हमारी खोपड़ी में 29 हड्डियां पाई जाती हैं, खोपड़ी से लेकर गले तक। अब मुख्य बात है हमारे खोपड़ी की, खोपड़ी में जो आगे की हड्डी है इसे फ्रंटल बोन कहते हैं, ये एक है, और पीछे की हड्डी को बोलते हैं ऑक्सीपिटल बोन, ये भी एक है, आगे भी एक पीछे भी एक, आगे की हड्डी यानी फ्रंटल बोन और पीछे की हड्डी यानी ऑक्सीपिटल बोन, ये तो एक ही एक है। अब ऊपर गए तो एक राइट साइड की पैराइटल और एक लेफ्ट साइड की पैराइटल दोनों चिपक के एक हो जाती है। तो देखिए इतनी बुरी तरह चिपक जाती हैं, इनको अलग करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है अलग करना। अगर आप ये देखें जंक्शन, ये देखिए ये तो फ्रंटल बोन है, ये फ्रंटल है, आगे एक ही है, पूरी पूरी एक है। हम बात करेंगे इसके अंदर जंक्शन की बात करेंगे, क्योंकि जंक्शन पर बहुत अच्छे पॉइंट पाए जाते हैं। जब तिलक लगाते हैं तिलक, तो दोनों ये यहां जंक्शन पर लगाते हैं, कुछ एक जंक्शन है जिसकी हम बात करें, और पीछे एक हड्डी है जिसे हम ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं। एक है, और फ्रंटल से ऊपर गए ये है पैराइटल, एक राइट पैराइटल है, एक लेफ्ट पैराइटल है, दोनों चिपक गई, अलग नहीं कर सकते आप, इतनी अच्छी तरह चिपकी हैं, इनको अलग करना नामुमकिन है, टूट जाएंगे लेकिन अलग नहीं होंगे, ऐसे जुड़िए, बिल्कुल अलग नहीं हो सकती, एकदम बुरी तरह चिपकी है, अलग होने की कोई संभावना ही नहीं है। ये दोनों हड्डियां, तो एक ये बोन, अब इसी को हम कहते हैं, मर्मा शास्त्र में कहते हैं इन दोनों को हड्डियों को अलग करने की कोशिश करो, अलग तो नहीं होंगी, लेकिन इनके बीच का जो प्रेशर निकल जाएगा, और जैसे ही प्रेशर निकलेगा तो सिर का दर्द चला जाएगा। तो अगर किसी को सिर में दर्द हो, वो ऐसे कर सकता है, रोज रोज हड्डियों को अलग करने की कोशिश करे। जितने भी हड्डियों के जंक्शन है उनको खींचो, उनके बीच में तनाव रहता है, उसको रिलीज कर दो, तो उस पार्ट में हल्कापन आ जाए। तो ये देखा पैराइटल बोन, पैराइटल बोन, और कान के ऊपर गए तो ये टेम्पोरल बोन, और इधर भी टेम्पोरल बोन, तो एक टेम्पोरल बोन इधर, एक टेम्पोरल बोन इधर, एक पैराइटल बोन इधर, एक पैराइटल बोन इधर, तो ये 4 हो गई, 2 पैराइटल बोन, 2 टेम्पोरल, 4 ये हो गई, 5 ये और एक 6 ये, बची 2। एक तो ये हड्डी होती है आंख के बगल में इधर, इसको बोलते हैं स्फीनॉइड, और एक आंख के पीछे की तरफ होती है, पीछे एक लंबी हड्डी होती है ईथमॉइड। तो कुल मिला के ईथमॉइड और स्फीनॉइड एक ही एक होती है, ये यहां से वहां तक फैली रहती है, अंदर अंदर, ईथमॉइड भी यहां से वहां फैली रहती है। तो कुल 8 हड्डी हो गई, फ्रंटल 1, ऑक्सीपिटल 1, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, स्फीनॉइड 1, ईथमॉइड 1, टोटल कितनी हड्डियां हुई? क्रेनियम में कुल 8 हड्डियां होती हैं, हमारा लक्ष्य क्रेनियम में बस, क्योंकि हमने, अगर मैंने आपको कहा होता कि क्रेनियम में 8 हड्डियां होती हैं तो थोड़ा सा मजा नहीं आता, इसलिए हमने एक बार पूरे बॉडी की बात करी। अब हम समझ गए कि क्रेनियम में 8 हड्डियां होती हैं, और इन 8 हड्डियों का एक ही काम है, ब्रेन को सुरक्षा देना। ये इतना मजबूत है, हम फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल को मारते हैं इससे। जब डॉक्टर ब्रेन की सर्जरी करते हैं तो इन्हें ड्रिल करके इसे खोलना पड़ता है, ये बहुत मजबूत है खोपड़ी, ऐसे इसके अंदर जाना आसान नहीं है। आप कैसे भी निडल लगा दो, टेढ़ी मेढ़ी, मोटी पतली, कभी भी निडल ब्रेन तक नहीं जा सकती, ये बहुत मजबूत है, बहुत कड़क है, पॉसिबल ही नहीं, चापना संभव ही नहीं। ब्लड भी कभी आए, जैसे कभी आपको गिर जाओ, चोट लग जाए, ऐसे नॉर्मल, तो ब्लड ऊपर से निकलता है अंदर, यहाँ ब्लड वेसल्स तो हर जगह होती है, यहाँ भी होती है। तो यहाँ पर इतने अच्छे पॉइंट पाए जाते हैं, अगर उनको हम ट्रीट करें तो हम बड़ी से बड़ी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हम ठीक कर सकते हैं। ईथम स्फीन और एक ही बोन है, मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट में, मैं आपको दिखा दूंगा, जैसे मैं आपको बता देता हूँ।
ये देखिए, मैं आपको स्फीनॉइड और इथमॉइड दोनों बूंद दिखा दी। चलिए, पहले तो आप ये देखिए, ये फ्रंटल हो गई, ये पैराइटल हो गई, ये टेम्पोरल, और पीछे हो गई ऑक्सीपिटल। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुख्य बात आती है कि भाई ये स्फीनॉइड कहाँ है। तो ये देखिए, ये तो स्फीनॉइड है। अब स्फीनॉइड इसको हटा देते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। ये आगे की हड्डियों को थोड़ा सा निकाल देते हैं। चलिए, ये नाक को भी हटा देते हैं तो अंदर तक दिखेगा सब। ये सब हटा दिया। अब देखिए, ये पूरी स्फीनॉइड बोन है, पूरे राइट से लेफ्ट पूरा फैली पड़ी अंदर। मैं बाकी सब हटा देता हूँ। ये देखिए, ये स्फीनॉइड बोन है, ऐसी लंबी फैली अंदर, पूरी पूरे सिर में फैली अंदर से। देखिए ऐसे, ये एक ही हड्डी है स्फीनॉइड। चलिए हम इथमॉइड की बात कर लेते हैं, वो भी आपको समझ में। इस इमेज में क्लियर नहीं दिख रही है, 1 मिनट। या चलिए अब मैं दिखाता हूं। सो लुक एट द इथमॉइड बोन। लुक एट दिस इमेज। तो अगर मैं फ्रंटल बोन को हटा दूं एक बार, चलिए मैंने फ्रंटल बोन को हटा दिया, तो नाक के पीछे, नाक के ठीक पीछे आप देख रहे हैं, ये नाक आगे है। अगर ये नाक, देखिए नाक को ही हटा दीजिए। चलिए नाक को हटा देते हैं, नाक को हटा दिया। नाक के ठीक पीछे ये जो हड्डी देख रहे हैं ना, ये आपकी इथमॉइड बोन है, यानी नाक और आंख के पीछे के पार्ट में। तो अगर इमेज को मैं से घुमा के दिखाऊं, आप ये जो हड्डी देख रहे हैं, ये आपकी ठीक नाक के पीछे, ये इथमॉइड है। ये बिल्कुल नाक के पीछे है, ये इथमॉइड है। ये आप देख सकते हैं इथमॉइड, और इसका ये आंख तक फैली है। तो दोनों तरफ इसका इफेक्ट फैला, दोनों तरफ तक है ये इथमॉइड। ये देखिए, मैं बाकी सबको हटा, ये इथमॉइड है, देख रहे हैं, ये इथमॉइड है। तो अब मैं पूरा स्कल्प यहां लगा देता हूं, तो आप समझ जाएंगे। तो इथमॉइड नाम की वो दोनों तरफ होती है। ये इथमॉइड आप यहां से देख पा रहे होंगे, ये इथमॉइड कहाँ, एकदम पीछे की ओर है, दोनों तरफ एक ही है। क्लियर। तो कुल मिला के हमने समझा, हमारे स्कल में, क्रेनियम में कुल 8 हड्डियां पाई जाती हैं। पहली है फ्रंटल, फिर दूसरी हमने बात की ऑक्सीपिटल, तीसरी और चौथी पैरेटल, Okay, I found this on the web farm. अच्छा keeper है. तीसरी और चौथी पैरेटल, फिर पांचवी और छठवीं टेम्पोरल, ये पांचवी और छठवीं टेम्पोरल। फिर हम पीछे की ओर गए और हमने देखा ये हमारी स्फीनोइड, और नाक के पीछे ये इथमॉइड। कुल मिला के 8 हड्डियां क्रेनियम में होती हैं। अब बाकी सब हटा देते हैं, तो ये हड्डी है क्रेनियम की, आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी हड्डी क्रेनियम की। इसमें अगर हम देखें तो ये इथमॉइड है, ये स्फीनोइड है। इन सारी हड्डियों का एक ही पर्पज है, ब्रेन को सुरक्षा देना, ब्रेन को प्रोटेक्शन देना। क्लियर। तो अब हम बात करेंगे, आज तो हमारा लक्ष्य था कि थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना। कल हम बात करेंगे यामामोटो स्कल्प एक्यूपंक्चर के बारे में, यामामोटो ने कौन कौन से पॉइंट्स दिए हैं उनके बारे में, फिर हम कुछ डायग्नोसिस की बात भी करेंगे। तो आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे कल। 3 दिन तक क्लास ज्वाइन करिए सभी लोग।
तो अब हम मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, गुड नाइट।